गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना इट इज पॉसिबल इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये आपको ध्यान में रखना। तो उसमें मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स भी आते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अभी इसमें एक और बात ऐसी है कि जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा है वेव मोशन, तो उसमें हम लोगों ने इंटरफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट देखा था। क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस इज पॉसिबल फॉर साउंड वेव्स। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है इन व्हाट, सो इन लाइट वेव्स, या फिर आप उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। यस। अब ये स्टार्ट करने के पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नाउ व्हाट एक्जैक्टली इज रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट? तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक स्टिल सरफेस ऑफ वाटर है। वो जो स्टिल सरफेस ऑफ वाटर है, ओके, उसमें हम लोगों ने क्या किए हुए, दो नीडल्स क्या किए हुए, अरेंज किए हुए। ठीक है। और ये जो स्टिल सरफेस ऑफ वाटर है, ओके, इसको हम लोग स्टैग्नेंट वाटर भी बोलते हैं। तो उसमें से ये जो नीडल्स है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ओके। अच्छा, ये जो दोनों नीडल्स है उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं। ठीक है। दोनों ही जो नीडल्स हैं हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसको एक कॉमन फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया। ओके। अब फ्रीक्वेंसी जनरेटर का काम क्या है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। ओके। तो जब दोनों नीडल्स को वाइब्रेशन पास हो गए तो हम लोग बोलेंगे वो क्या हो गए, तो वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो गए, ओके, दे विल गेट डिस्टर्बेंस। ओके। और यू कैन से दोनों जो नीडल्स है, ओके, उनका जो टिप है, ओके, तो वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के करेगा। ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो उसका इंटेंसिटी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो दोनों नीडल्स जो है, ओके, वो एक कॉमन सोर्स को हम लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरी बात क्या है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो निडल्स जब हम लोग बोलेंगे, ओके, वाइब्रेट करेंगे ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर, तो वहां पे क्या क्रिएट करते हैं, ओके, तो हम लोग बोलते हैं रिपल्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ओके, ये नीडल ए है और ये नीडल बी है, दोनों के ही क्या तैयार हो रहे हैं, रिपल्स तैयार हो रहे हैं। और ये जो रिपल्स है वो कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं वो फ्री सर्फेस के ऊपर क्या होता है, फॉर्म हो रहा है। ओके। अब ये जो फ्री सर्फेस है इट इज अंडर व्हाट, सर्फेस टेंशन। ठीक है। तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ। ओके। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, transverse wave can travel through solid, okay, and the liquid surfaces which are under what, surface tension. तो ये जो रिपल्स अभी क्रिएट हो रहे हैं ना, ओके, ये आपके कौन से फॉर्म है, तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। तो ये जब दोनों, ओके, रिपल्स जो ट्रांसवर्स वेव के प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब ये आगे जाते हैं, okay, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो ओवरलैप करते हैं। okay, अगर आप ये देख पा रहे हो। ओके। अच्छा, ये रिपल्स में भी जो सॉलिड लाइंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं वो क्रेस्ट का पार्ट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स है वो क्या आपको दिख रहा है, मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर वो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर। ये समझ में आ रहा है आपको? तो जहां पे आपको राइज दिख रहा है वाटर पार्टिकल्स का, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। और जो ये डॉटेड लाइन है, ओके, डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो ट्रफ रिप्रेजेंट करता है। तो रिपल्स में आपको क्या दिखता है, ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ लाइक दिस। ओके। आपको वो समझ में भी आएगा। ओके। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक बकेट लो, ओके, और उसको सिंपली क्या करना है आपने, ओके, पिन से क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। यू कैन सी द रिपल्स विच आर फॉर्मिंग। अब जो रिपल्स के जो शार्प बॉर्डर्स आपको दिखते हैं वो क्या रहते हैं, क्रेस्ट। और दो क्रेस्ट के बीच में क्या रहता है, ट्रफ। ओके। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, जहां पे हम लोगों ने नीडल्स अरेंज किए हुए हैं, या फिर आप उसको नीडल ए एंड नीडल बी भी बोल सकते हो। ओके। दोनों के रिपल्स क्या हो रहा है, ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। और ऐसे प्रोसेस में दोनों के जो रिपल्स हैं या दोनों के जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर हो रहे हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर हो गए तो यहाँ पे दो टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है। तो पहले टाइप का जो पॉइंट है वो हम लोग बोलेंगे जहाँ पे अ सॉलिड लाइन इज इंटरफेयरिंग अ सॉलिड लाइन। ठीक है। यस। और अ डॉटेड लाइन इज इंटरफेयरिंग अ डॉटेड लाइन। तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहां पे दो सॉलिड लाइंस इंटरफेयर हो रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं क्रेस्ट इज इंटरफेयरिंग व्हाट, क्रेस्ट। ओके। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जब एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट पे ओवरलैप हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम लोगों ने वेव मोशन टॉपिक में ही देखा था। ओके। यस। आपके टेक्स्ट बुक में वेव मोशन में एक डायग्राम दिया हुआ है, दो अलग अलग क्या है, तो हम लोग बोले कि डिस्टर्बेंस है, उनके वेव्स दिए हुए, जहाँ पे एक का क्रेस्ट, ओके, और दूसरे का क्रेस्ट आ रहा है, तो वो ओवरलैप होके क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली जहाँ पे दो डॉटेड लाइन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप हो रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं
एक ट्रफ दूसरे ट्रफ को क्या कर रहा है, ओके, ओवरलैप कर रहा है। अब ऐसे केस में, ओके, जब आइदर दो क्रेस्ट या आइदर दो ट्रफ ओवरलैप करते हैं, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वो पॉइंट्स पे क्या होता है, वी कॉल इट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो आपको ये क्रॉस दिख रहा है, ओके, ये आप क्रॉस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस पे आपको क्या दिख रहा है, आइदर टू सॉलिड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और टू डॉटेड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और ये जो क्रॉस की सीरीज है, ओके, तो वो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट बैंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको आ रहा है समझ में, या दिस इज द फर्स्ट सीरीज और फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये पॉइंट्स को आप नोटिस करोगे तो ये सबके सब जो पॉइंट्स हैं, ओके, वो एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं देयर आर व्हाट, ओके, सेकंड काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आल्सो। अब सेकंड काइंड ऑफ पॉइंट्स यानी क्या, तो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो कैसे देखेंगे हम लोग, तो जहाँ पे कोई सॉलिड लाइन एक डॉटेड लाइन के साथ इंटरफेरेंस कर रही है, या फिर डॉटेड लाइन के साथ कोई सॉलिड लाइन इंटरफेयर कर रहा है, ओके, या ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, ओके, ये कौन सा केस हो गया, तो सॉलिड लाइन यानी क्रेस्ट हो गया, और डॉटेड लाइन यानी क्या हो गया, तो हम लोग बोलेंगे इट इज ट्रफ। तो जहाँ पे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे इफेक्ट क्या हो जाता है, नल हो जाता है। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओके, उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो आप इसको जीरो बोल सकते हो या सर्कल से क्या किया हुआ है, ओके, डिनोट किया हुआ है, जीरो ओ बोलो या सर्कल बोलो, ठीक है, उससे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसको डिनोट किया हुआ है। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने क्रॉस, ओके, यूज किया है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे हम लोगों ने क्या किए, तो छोटे छोटे सर्कल से क्या किया, उसको मार्क किया हुआ है। लेकिन एक पॉइंट नोट करने जैसा है कि आप देखो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा है, ओके, तो उसके सब पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी सब पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में, ठीक है, यस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ओके, यस, यानी वहां पे जो हम लोग बोलेंगे डिस्टर्बेंस इन द मीडियम वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट यू कैन से, ओके, जीरो वहां पे डिस्टर्बेंस रहेगा, या फिर जो भी हम लोग बोलेंगे कि जो इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो पूरी तरह नलीफाइड रहेगा, ओके, क्योंकि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ उन्होंने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, कैंसिल किया हुआ है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, ये मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव के लिए देखा है, ओके, यानी जो रिपल इफेक्ट है उसके लिए हम लोगों ने जो देखा है, ओके, सेम हम लोग बोलते हैं, ओके, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट कैन ऑल्सो बी सीन इन वॉट, इन केस ऑफ टू इंटरफेरिंग लाइट वेव्स, ओके, यस। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जब ये इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, ओके, यस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो दोनों लाइट वेव्स हैं, ओके, तो जब वो इंटरफेयर कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइट वेव्स की जो एनर्जी रहेगी, ओके, ड्यूरिंग इंटरफेरेंस हम लोग बोलते हैं कि वो जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। लेकिन जो पहले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ओके, अब वो क्या हो गई है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से क्या हो गई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, ओके, यस। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ओके। सो वी से इफ वी कंसिडर अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो लाइट का जो इंटेंसिटी रहेगा थ्रू आउट वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, ठीक है, सो देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। कुछ जगह पे हम लोग बोलते हैं कि लाइट क्या रहता है, बहुत ब्राइट रहता है, तो जो आपको एक पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे, ओके, तो वहां पे आपको बैंड्स मिलते हैं, ओके, ब्राइट बैंड मिलेगा, फिर डार्क बैंड मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं आफ्टर द इंटरफेरेंस फिनोमेना, ओके, या ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस फिनोमेना, ओके, हम लोग बोलते हैं कि देयर इज मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and this modification in the intensity of light, okay, yes, is because of what, redistribution of energy produced by the superposition of two or more light waves, okay, yes। और ये जो पूरा फिनोमेना है, this is called as what, interference of light। तो एक बार आप लोगों ने वापस ध्यान से पढ़ लेना है, ओके। और सीईटी में एक क्वेश्चन भी आया था, ओके, कि जब इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, okay, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, okay? तो मुझे अभी सब स्टेटमेंट्स तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज, ओके, एप्लीकेबल टू द इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज 100% एप्लीकेबल, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ओके, यस, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट
चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो when two or more waves overlap, the resultant displacement at any point, at any instant, is equal to what? The vector sum of instantaneous displacements that would be produced at a point by individual wave if each wave is present alone. Okay? और यहाँ पे ऐसा आना चाहिए एक्चुअली एज इफ ईच वेव इज प्रेजेंट अलोन. ठीक है. यस. तो इसको हम लोग वापस कैसे बोल सकते हैं? सो व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप. ओके. अब ये मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी एप्लीकेबल है, लाइट वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है. ओके. या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है. हम लोग तो व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप. ओके. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ओके. और रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट. ओके. एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू the vector sum of instantaneous displacement or instantaneous effect that would be produced at that point, okay, that particular point at that particular instant, okay, by the individual waves. और वो individual waves कैसे behave करेगी? As if the other waves are what? Absent. यानी हर एक individual wave का जो effect रहेगा, okay, वो क्या रहेगा? It will be independent of what? The effects produced by other waves. और हम लोग बोलते हैं जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वहां पे, दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव. ये क्लियर है आप लोगों को? ओके. तो अभी इंटरफेरेंस फिनोमेना आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा. ठीक है. यस. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमेना में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इंटरफेयरिंग वेव्स. ठीक है. तो वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि जो इंटरफेरेंस होने वाला है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्ट डिफरेंस? ठीक है. तो वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. ये डायग्राम मैंने व्हाइट स्क्रीन पे भी निकाला हुआ है, तो आप ये देख सकते हो. मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके. S1 एंड S2. ओके. और जो S1 एंड S2 है हम लोग बोलते हैं दे आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज इन्हें क्या? तो दोनों ही जो सोर्सेस हैं वो सेम लाइट सोर्स से क्या किए हुए? डिराइव किए हुए. ठीक है. यस. तो हम लोग बोलते हैं इसके पीछे कारण क्या है? तो ये जो दोनों सोर्सेस हैं इनकी जो लाइट वेव्स है, ओके, हम लोग बोलते हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए. ओके. एंड सेकेंडली उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहा तो हम लोग बोलेंगे कि इनके जो लाइट वेव्स के वेवलेंथ रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ठीक है. यस. तो ये जो दोनों लाइट वेव्स हैं ये S1 और S2 से जो निकल रहा है, ओके, दोनों का वेवलेंथ क्या है? सेम है. ठीक है. ये क्लियर है? अच्छा. अभी हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर करेंगे. पहला वाला जो पॉइंट है दैट इज O एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट O. तो अगर आप देख सकते हो S1 एंड S2 जो है, ओके, यस, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, ओके, यस, तो वहां से हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ऑन द स्क्रीन. ओके. यानी आप ऐसे बोल सकते हो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द स्क्रीन. ओके. तो ज्योमेट्रिकली ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल OS1 S2, ओके, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे S1O विल बी इक्वल टू व्हाट? S2O. ओके. सो इफ S1O इज इक्वल टू S2O, इसका मतलब क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट वेव्स पॉइंट S1 एंड पॉइंट S2 से निकल रहे हैं, ओके, वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं टिल दे रीच पॉइंट O. ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू व्हाट? S2O माइनस S1O. लेकिन दोनों का जो लेंथ है वो क्या है? सेम है. ओके. सो पाथ ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट वेव एंड पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेकंड वेव, ओके, दोनों का जो पाथ लेंथ है वो क्या है? सेम है. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस क्या है? इट इज जीरो. ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा. अगर पाथ डिफरेंस जीरो है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था डेल्टा का. डेल्टा इज वॉट? इट इज 2πx अपॉन लैम्बडा. ठीक है. हालांकि जो वेव मोशन में डेल्टा हम लोगों ने देखा हुआ है, ओके, वो कुछ अलग ही कंटेक्स्ट में था. ओके. लेकिन ये जो डेल्टा का फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके. तो बेसिकली जो दो वेव्स है, ओके, अगर उनके बीच में का पार्ट डिफरेंस, अभी यहाँ पे जो x है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट डिफरेंस. तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. ओके. तो अगर मैं x का वैल्यू जीरो डालता हूँ तो मैं बोलूंगा डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा. अब डेल्टा यानी क्या? तो हम लोग बोलेंगे कि जो दोनों वेव्स हैं, ओके, तो दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है, ओके, यस, तो दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है, ओके, दैट विल बी व्हाट? डेल्टा. और वो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो.
इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, लेट अस से ये पहली वाली वेव है, तो हम लोग बोलते हैं जो लाइट वेव है, ओके, उसका नेचर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव बता सकते हैं। तो पहली वाली जो वेव है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरी वाली वेव है, ओके, वो भी अगर इस तरह से है, तो ऐसा समझ लो दोनों ने क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यानी ऐसे समझ लो ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ओके, तो दोनों वेव्स ट्रैवल होके एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, ओ। लेकिन इनके जो साइकिल्स हैं मैंने अलग अलग दिखाए। तो एट पॉइंट ओ हमको पता चलता है कि ये दोनों वेव्स क्या है, सेम फेज में। इसका मतलब क्या, तो अगर आप ये दोनों को ओवरलैप करते हो तो आपको ये पता चलेगा crest of this wave and crest of this wave will overlap, और if trough is reaching, ओके, यानी अगर ये पॉइंट होता तो सेकेंड वेव के लिए भी पॉइंट ओ यही रहता था, तो दोनों के ट्रफ क्या होते थे, वहां पे इंटरफेयर करते थे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा केस रहा कि हम लोग बोलते हैं एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो रहा है, ओके। अच्छा, ये पूरा समझाने के पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो दोनों जो वेव्स है वो कोहेरेंट सोर्सेज से डिराइव्ड है, ओके, तो दोनों का वेवलेंथ भी क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो ये वाला जो डिस्टेंस रहने वाला है दैट विल बी इक्वल टू, फॉर बोथ वेव्स इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा, ओके। और इनका फेज डिफरेंस जीरो होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यस, यहाँ पे क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब जो पॉइंट ओ है, ओके, सो वील से एट पॉइंट ओ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ओ पे क्या होने वाला है, विल से विल गेट अ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो अरेंजमेंट है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। इसका मतलब क्या, तो S1 और S2 है ना, वो साइड बाय साइड है, ओके, यस। तो वो एक के ऊपर एक नहीं है। जैसे डायग्राम में आपको क्या लग रहा है कि ये पॉइंट S1 है और ये पॉइंट क्या है, S2 है, बराबर है, ओके, यस। क्यों आपको ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम जो है वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो वर्टिकल स्क्रीन पे बनाया हुआ है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो मे बी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि S2 नीचे रखा हुआ है और S1 हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं S1 और S2 हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, अब इमेजिन करो इधर S1 है और इधर S2 है, ओके, तो दोनों के जो लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगे, तो जो हम लोगों ने वर्टिकल स्क्रीन रखा हुआ है, ओके, तो उसके हम लोग बोलते हैं सेंटर पे आपको क्या मिल रहा है, यानी पॉइंट ओ पे आपको मिल रहा है सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके। तो ये आपका हुआ क्या, यू कैन से दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। और जैसे जैसे आप, ओके, आइदर लेफ्ट में जाओगे या फिर राइट में जाएंगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ओके, सो यू विल गेट अल्टरनेट डार्क बैंड ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ब्राइट बैंड। ये आपको आ रहा है समझ में। बोलने का मतलब क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट वॉट, फर्स्ट डार्क, ओके, उसके बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, ओके। लेकिन ये मैं आपको बस अरेंजमेंट समझा रहा हूँ, ओके, कि अगर आप इसको प्रॉपरली समझोगे तो जो आपका सेंट्रल बैंड रहने वाला है, तो उसका नेचर कैसा रहेगा, इट विल बी वर्टिकल। यानी सेंट्रल बैंड जो रहेगा, ओके, ब्राइट बैंड, वो आपका ऐसा रहेगा, वर्टिकल लाइक दिस, ओके। या फिर मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, तो ये आपका रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके, फॉलोड बाय डार्क, दैट इज फर्स्ट डार्क। ये साइड पे भी क्या रहेगा, इट विल बी फर्स्ट डार्क। उसके बाद वापस क्या आएगा, ये चाहिए तो मैं इसको शेड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद वापस क्या आएगा आपको, फर्स्ट डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, तो मैं आपको बस एक अरेंजमेंट जो है वो आपको आइडिया दे रहा था, ठीक है, वो कैसा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कोई केस दिया हुआ है कि S1 एंड S2 हम लोगों ने वर्टिकली अरेंज किए, तो फिर जो बैंड्स रह गए वो कैसे मिलेंगे। अभी यहाँ पे जो बैंड्स मिल रहे हैं वो आपको वर्टिकल मिल रहे हैं, ओके। लेकिन अगर S1 एंड S2 अगर हम लोग, ओके, ऊपर नीचे अरेंज करते हैं, तो ऐसे केस में बैंड्स आपको क्या मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल मिलेंगे।
ये आपको आया समझ में? ठीक है, यस। एनीवे, अभी हम लोग पॉइंट पी की बात कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट पी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से ये सेंट्रल बैंड है, तो इसके सेंटर से ओके एक रैंडम डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं। और जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब जो पॉइंट पी है उस पर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं वेदर इट इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ओके, सो वील से कि एट पॉइंट पी, ओके, the condition for interference will be given by what? Again, the path difference, which will be equal to what? S2P minus S1P. ठीक है? For constructive interference, so for constructive interference हम लोग बोलते हैं जो पार्ट डिफरेंस है it must be equal to what? Okay, even multiple of lambda by, okay, even multiple of lambda by 2. तो इसको आप क्या बोल सकते हो? You can call it as 2n into lambda by 2. Okay, where n will start from what? So n will start from 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये आपको आ रहा है समझ में? इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जो पार्ट डिफरेंस है, ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एन लैम्डा। अब जो एन का वैल्यू हम लोग जीरो डालते हैं तो आपको पार्ट डिफरेंस क्या मिलेगा? तो फॉर एन इक्वल टू जीरो, पार्ट डिफरेंस विल बी व्हाट? इट विल बी 2 इंटू जीरो इंटू लैम्डा बाई 2, यानी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो बेसिकली ये जो है आपका, ओके, ये आपका पॉइंट ओ का क्या है? कंडीशन है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो जीरो नंबर का रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? So the band of zero number is called as central bright band. ठीक है, इसलिए जो ब्राइट बैंड होते हैं उनका नंबरिंग हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, और जो डार्क बैंड रहता है उनका नंबरिंग जो रहता है वो वन से स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंड के बाद क्या आता है? फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट ब्राइट। यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका? फर्स्ट डार्क आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फर्स्ट ब्राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डार्क आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं ब्राइट बैंड बोलूंगा तो ब्राइट बैंड क्या रहने वाला है? ओके, वो हम लोग बोलते हैं सेंटर से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग जीरो नंबर देते हैं। ओके, यस, तो हमेशा ध्यान में रखो इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके, जो टोटल नंबर ऑफ बैंड्स रहेगी उसमें हमेशा नंबर ऑफ ब्राइट बैंड क्या रहेगा? तो एक से ज्यादा रहने वाला है। क्या आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कंडीशन देखी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं ये जो पार्ट है उसको थोड़ा क्या कर देता हूँ? क्लियर कर देता हूँ। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ओके, मैंने यहाँ का थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर दिया है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो दोनों लाइट वेव्स है जो पॉइंट पी के तरफ ट्रैवल कर रही है, ओके, तो जो पार्ट डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ओके, यस, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? हम लोग बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ पे क्या बोला था हम लोगों ने? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। और लैम्डा यानी क्या? तो जो दोनों, ओके, सोर्स ऑफ लाइट है, तो उनसे जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ। ओके, तो दोनों ही जो सोर्स है वो हम लोग बोल रहे हैं कोहेरेंट सोर्स है, तो दोनों जो लाइट वेव्स है उनकी वेवलेंथ क्या है? सेम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल के केस में उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सो विल राइट इट एज 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय, ओके, यस। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे m जो है तो वो किससे स्टार्ट होगा? हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की तो n का जो नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट हुआ। जीरो किसके लिए था? सो इट वॉज फॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड। फिर वन जो था दैट वॉज फॉर फर्स्ट ब्राइट बैंड। उसके बाद डार्क आएगा, डार्क के बाद क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे सेकेंड ब्राइट बैंड आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 0, 1, 2 इस तरह से स्टार्ट हुई। लेकिन जब मैं डार्क बैंड की बात करूंगा, ओके, तो डार्क बैंड हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमारा जो एम रहेगा
m का भी वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, 1, ओके, 2, 3, सो ओके, यस। तो लेट यहाँ पे अगर हम लोगों ने m का वैल्यू सपोज 1 डाला, ओके, तो m का वैल्यू अगर 1 डाला तो आपको क्या मिलेगा, ओके, यू विल गेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into 1 minus 1 into lambda by 2, that is going to be what, तो 2 minus 1 which is 1 into lambda by 2 which is lambda by 2। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, लैम्बडा बाई 2। अब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 यानी क्या है, तो इमेजिन करो ये जो वेव फॉर्म है, ठीक है, इट इज ऑफ द वेव्स विच आर एमिटिंग फ्रॉम S1, ठीक है, और जो S2 से वेव एमिट हो रही है, ओके, तो उसका S1 के साथ जो वेव एमिट हो रही है, तो उन दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या है, हम लोग बोल रहे हैं लैम्बडा बाई 2। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, तो S2 के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम बहुत एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जब S1 का वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ओके, S2 जो है उसका पहले ही आधा वेव फॉर्म या आधी साइकिल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ओके, यस। तो ऐसे केस में जब हम लोग बोलेंगे S1 यानी जो फर्स्ट वेव है, ओके, फ्रॉम द सोर्स S1, ओके, उसका जब क्रेस्ट आएगा तो S2 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट साइकिल चालू रहेगा, तो यहाँ पे उसका क्या आने वाला है, ट्रफ। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे सोर्स S1 एंड S2, ओके, दे आर आउट ऑफ फेस, ठीक है। और आउट ऑफ फेस का मतलब क्या, तो उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, इट इज ऑफ पाई रेडियन। इसलिए इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ क्या होगा, अभी ओवरलैप होगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, लिटरली कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसे केस में यू विल गेट अ डार्क बैंड, ओके, ये क्लियर है, ओके। वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पॉइंट बी पे, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग बोलेंगे, ओके, ये सिर्फ लैम्बडा बाई 2 के लिए नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो वो पार्ट डिफरेंस सिर्फ जीरो के लिए नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसके पर्टिकुलर वैल्यूज क्या आएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आइदर जीरो और यू कैन से 2 into 1 लैम्बडा बाई 2, तो वो आपका आंसर आएगा लैम्बडा। फिर नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन, ठीक है, यस। तो ये आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है, अभी भी मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये पूछ लेना है, ठीक है, यस। एनीवे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ओके, कि जो दो वेव्स है, ओके, तो उनको हम लोग अगर इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ओके, ऐसे इसमें जो पहली वेव रहेगी तो उसका इक्वेशन उन्होंने क्या बोला हुआ है, y इज इक्वल टू या y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो दूसरी वाली वेव है तो उसका इक्वेशन बोला हुआ है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, A1 और A2 क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी A1 मस्ट बी इक्वल टू A2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या लिया हुआ है, अलग अलग इक्वेशन ली है, मैं यही इक्वेशंस को कुछ अलग फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो आई एम राइटिंग इट एज y1 इज इक्वल टू, ओके, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, प्लस, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने सिंपली क्या दिया हुआ है, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, यहाँ पे कोई इपॉक नहीं दिया हुआ है, ओके। लेट अस से जैसे हम लोगों ने SHM के केस में किया था, मैं यहाँ पे इपॉक क्या ले लेता हूँ, अल्फा 1 ले लेता हूँ, एंड y2 विल बी इक्वल टू A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, यस। अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है, एग्जैक्टली जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ SHM निकाला था, ओके, वही हमको यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशंस लिए हुए हैं, ओके, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिए, y1 is equal to a1 sine of omega t and y2 is equal to a2 sine of ओमेगा टी प्लस, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका इपॉक क्या लिया हुआ है, उन्होंने फाई लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अल्फा 1 का जो वैल्यू है, ओके,
तो यहाँ पे तो उन्होंने कोई इपॉक लिया ही नहीं, तो अल्फा वन क्या है, बेसिकली जीरो। एंड अल्फा टू जो है, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या है, अल्फा टू इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, 5। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो पहले हम लोग ये जो दो इक्वेशंस है उसको ही बेसिक कंसीडर करते हैं और इनका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y विल बी इक्वल टू वॉट, y1 प्लस y2। और ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? ये एग्जैक्टली सेम आपने सॉल्व करना है जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ एस एच एम सॉल्व किया था। ओके, तो ये हो जाएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा वन प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा टू। बहुत ही सिंपल है ये आपका बन जाता है a1, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा आपका a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा वन प्लस हम लोग बोलेंगे, ओके, अब a1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा वन क्या आने वाला है, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा वन प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा वन। तो उसको a1 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके, यानी जो ब्रैकेट में टर्म आएगा, ओके, उसमें दो टर्म्स आने वाले हैं, ओके, तो a1 उसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। तो आपके पास मिला आपको a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा वन प्लस अगेन a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा वन। ये आपको समझा है? ओके, यस। प्लस अभी जैसे ये ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा a2, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा टू को आपने अगर ओके एक्सपांड किया तो आपको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा टू। तो उसको भी मैं a2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपको मिलेगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा टू प्लस अगेन a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा टू। ये क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें हम लोगों ने क्या किया है, तो ये जो दो टर्म्स है इसको एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि सब में क्या है, एडिशन का ही साइन है, ओके, सब में एडिशन का साइन होने के कारण मैं ये दो टर्म को पहले साथ में ले लेता हूँ। तो इसमें से साइन ओमेगा टी क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा a1 कॉस ऑफ अल्फा वन प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फा टू। और यहाँ पे हम लोग कॉस ओमेगा टी बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास रहेगा a1 साइन ऑफ अल्फा वन प्लस a2 साइन ऑफ अल्फा टू। ये क्लियर है? अच्छा, ये जो पूरा टर्म है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज, ओके, तो चाहिए तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, विल कॉल a1 cos of alpha 1 plus a2 cos of alpha 2 will be called as r cos of, let us say, थीटा बोल देता हूँ मैं, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, और a1 sin of alpha 1 plus a2 sin of alpha 2 will be what, r sin of, ओके, लेट अस से थीटा। अब इसमें बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं दो कॉस कंपोनेंट, आपको क्या रहेगा, एक कॉस कंपोनेंट रहेगा और यहाँ पे भी ये जो दो साइन कंपोनेंट है वो मिलके आपको क्या दे रहे हैं, एक साइन कंपोनेंट दे रहे हैं। और जो आर है, कैपिटल आर, दैट इज व्हाट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्लियर है? तो ऐसे केस में हम लोगों को जो y का इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, सो इट विल बी साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन थीटा। इसमें आप r चाहिए तो बाहर ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। एंड फाइनली ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये हम लोग बोलते हैं ये जो रिजल्टेंट वहां पे होगा, ओके, रिजल्टेंट इफेक्ट, ये उसका इक्वेशन, ठीक है? तो बेसिकली हमें जो रिजल्टेंट ओके इफेक्ट का इक्वेशन मिला है वो क्या है, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू
अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये पहली बात आप समझ लो। ओके, तो आइदर अल्फा वन माइनस अल्फा टू या अल्फा टू माइनस अल्फा वन, इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो थीटा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इपोक ऑफ रिजल्टेंट, लेकिन उसका अल्फा वन एंड अल्फा टू, ओके, उससे कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्ट रिलेशन नहीं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक गलती की हुई है। टेक्स्ट बुक में क्या किया है, जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा है, y इज इक्वल टू वॉट, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, उन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, फाई लिया है। तो बहुत बच्चों को लगता है अरे y2 का इक्वेशन क्या है, तो y2 के इक्वेशन में भी क्या है, इपोक फाई है, और जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसका भी इपोक क्या है, फाई है। तो स्टूडेंट ऑफन थिंक ये जो फाई है, दिस फाई इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, तो इट इज अल्फा टू माइनस अल्फा वन, विच विल बिकम वॉट, फाई माइनस जीरो। यस, तो यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। क्यों, तो आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप आपके टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा y इज इक्वल टू वॉट, क्या दिया हुआ है, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई दिया है। मैंने ये फाई को ओके ब्लैक मार्क करके यहाँ पे क्या किया हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। ओके, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे भी फाई दिया और इधर भी क्या दिया है, फाई दिया। तो उसके वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओके, ये मिस्टेक कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है ये जो फाई है दैट इज इक्वल टू वॉट, अल्फा टू माइनस अल्फा वन। ओके, लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है ये टोटली क्या है, इट इज इनकरेक्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, क्रॉस मार्क कर लिया। ये क्लियर है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपका जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसमें जो इपोक है वो इपोक, ठीक है, आपके जो दोनों बेसिक इक्वेशन है, ओके, तो वो दोनों बेसिक इक्वेशन है, ओके, उनके इपोक के साथ ये वाला जो थीटा है उसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, एनीवे, तो हमारा जो इक्वेशन मिला है उसमें अभी जो आर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके, तो उसका हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। लेट अस से मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा फिर, तो हम लोग बोलेंगे कि अभी इक्वेशन वन के एलएचएस को अगर आपने स्क्वायर किया और इक्वेशन टू के एलएचएस को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो पहले दोनों एलएचएस को स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं, तो आपको मिलेगा a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वन प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा वन कॉस ऑफ अल्फा टू प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टू। ओके, प्लस अब यहाँ जो सेकंड इक्वेशन का एलएचएस है उसको स्क्वायर करते हैं, तो आपको मिलेगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वन प्लस ट्वाइस a1 a2 साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू प्लस ये आपका हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टू, विच विल बी इक्वल टू, अब RHS के जो दोनों टर्म्स है उसको स्क्वायर करके ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यस, अब ये जो टर्म है जो RHS पे उसको मैं LHS पे लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहना है इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली क्या है, वन, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आर स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, ये स्टेप समझे आपको, मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में क्या बाकी रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो वन हो गया, इसलिए सिंपली यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ के जो दो LHS के टर्म्स है वो भी क्या है, आइडेंटिकल है, तो दोनों में से a1 स्क्वायर कॉमन निकाला। ओके, तो आपके पास क्या रहेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर अल्फा वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, वो भी क्या बन जाएगा, वन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ओके उसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में, तो ये हो गया आपका a1 स्क्वायर प्लस, मैं अभी ये दो टर्म को देख लेता हूँ, यहाँ से भी हम लोग a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टू, वो भी क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, प्लस टू a1 a2, ये दोनों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास ब्रैकेट में रहेगा ओके कॉस अल्फा वन कॉस अल्फा टू प्लस साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू। ठीक है, यस, तो वो मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोग बोलेंगे जब टू a1 a2 कॉमन लिया तो कॉस अल्फा वन कॉस अल्फा टू प्लस साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू, ये किसका फॉर्मूला है, तो इट इज फॉर्मूला ऑफ व्हाट,
कॉस ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ये हो गया आपका पहला मेन इक्वेशन विच इज व्हाट, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट। तो इसमें हम लोग बोलेंगे आपको आर का इक्वेशन क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। ओके, आप इसको कॉस ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू लिखो, या सपोज आपने अल्फा टू माइनस अल्फा वन लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, ये क्लियर है? अब अगर टेक्स्ट बुक का हम लोग देखेंगे इक्वेशन, तो टेक्स्ट बुक के इक्वेशन में उन्होंने क्या किया हुआ है, आर का जो इक्वेशन दिया है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू। हम लोगों का जो इक्वेशन था वो क्या लिखा है हमने अभी फाइनल, कॉस ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन, और यहाँ पे उनका क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। तो ये इक्वेशन उनका सही है। ओके, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये हो गया हमारा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अल्फा टू का वैल्यू क्या है, फाइव, अल्फा वन का वैल्यू क्या है, जीरो। ओके, तो ये हो गया फाइव माइनस जीरो, यानी ये क्या रहेगा, इट विल बी कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये हम लोगों ने अभी पूरा सॉल्व करके निकाला है, और ये टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट बुक के इक्वेशन में उन्होंने थीटा का भी वैल्यू निकाला है। अब थीटा बेसिकली क्या है, तो जैसे मैंने आपको बोला है, ओके, यहाँ पे जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, तो थीटा उसका क्या है, इपॉक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो प्रिंटिंग मिस्टेक की है वहां पे फाइव लिखा था, लेकिन जब वो जो रिजल्टेंट का इपॉक जो है वो निकालते वक्त उन्होंने क्या किया है, प्रॉपरली थीटा लिखा है। ओके, तो अब ये थीटा जो है उसका भी इक्वेशन मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये साइड जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो अभी जैसे थीटा का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, हमारे पास इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू है। तो ये जो स्पेस क्लियर की है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन। तो आपको क्या मिलेगा, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका। ओके, तो मैं एलएचएस साइड पे लिख देता हूँ आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो ये तो पूरा लिख देता हूँ आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वन साइन ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू साइन ऑफ अल्फा टू होल डिवाइडेड बाय, ओके, ए वन कॉस ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू कॉस ऑफ अल्फा टू। तो इसमें हम लोग बोलेंगे आर और आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा का जो इक्वेशन मिलता है वो आपको मिलता है ए वन साइन ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू साइन ऑफ अल्फा टू होल डिवाइडेड बाय ए वन कॉस ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू कॉस ऑफ अल्फा टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो मुझे थीटा का इक्वेशन चाहिए, मुझे tan इनवर्स फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट ए वन साइन ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू साइन ऑफ अल्फा टू होल अपॉन ए वन कॉस ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू कॉस ऑफ अल्फा टू। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी हमें इक्वेशन मिल रहा है। अब जो टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है तो वो कैसे आया है वो भी मैं बताता हूँ, वो भी आइडेंटिकल ही है, लेकिन टेक्स्ट बुक में अल्फा वन का वैल्यू क्या लिया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा वन इज टेकन एज व्हाट, जीरो। तो अगर अल्फा वन जीरो है तो साइन अल्फा वन क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा वन भी जीरो हो जाएगा। तो इफ अल्फा वन इज जीरो साइन अल्फा वन इज जीरो, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको मिलेगा दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, पहला टर्म तो जीरो हो गया, दूसरा टर्म क्या रहेगा, ए टू साइन ऑफ अल्फा टू, बट अल्फा टू टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन एज फाइव। तो ये हो गया ए टू साइन ऑफ फाइव होल अपॉन, अब ए वन कॉस ऑफ अल्फा वन, तो ए वन, लेकिन अल्फा वन का वैल्यू क्या है, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने जीरो कंसिडर किया हुआ। ओके, मैंने कंपैरिजन में आपको बताया था। तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा वन यानी कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे सिंपली ए वन आएगा, ए वन इंटू वन दैट इज गोइंग टू बी ए वन प्लस दिस विल बी ए टू कॉस ऑफ अल्फा टू का वैल्यू क्या है, तो इट इज फाइव। तो इस तरह से ये हम लोगों ने अभी सॉल्व किया हुआ है, और इसमें जब टेक्स्ट बुक की गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए
तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, ये पूरे डेरिवेशन में ओके टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया, आपको डायरेक्टली इक्वेशंस प्रोवाइड किए हुए। ओके, मैंने आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करके दिया है। और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ओके उन्होंने एक छोटी सी गलती की हुई है, उन्होंने यहाँ पे फाइव लिया हुआ है। ओके, बट एक्चुअली जो इक्वेशन है उसमें क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो फिलहाल ये इक्वेशन जो है उसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, यानी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? तो आई होप आपको ये सब इक्वेशंस समझ में आए हैं। ठीक है, अब ये हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला है आर, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फिनोमेना में ओके एट अ गिवन पॉइंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहता है, उसका इक्वेशन इससे दिया जाता है। अब इसमें भी आपको एक बात क्या करनी है, नोटिस करनी है। सपोज अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ओके तो फाई का वैल्यू क्या है, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फाई का वैल्यू क्या है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, ओके मैं ये साइड का स्क्रीन क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ की स्पेस क्लियर कर दी है। अब हम लोग बोलेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोग बोलते हैं फाई का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, यानी जो फेज डिफरेंस रहेगा, तो आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 2 पाई और 4 पाई सो ऑन। ओके, यानी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस फाई का वैल्यू क्या आएगा, कॉस फाई का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। और जो आपका आर रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा आर विल बी रिटर्न एज व्हाट, आर मैक्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी जो पॉइंट रहेगा वहां पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का रहेगा या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रहेगा। तो आर मैक्स विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और cos फाई का वैल्यू क्या है, 1 है। तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हो आर मैक्स का जो वैल्यू आएगा वहां पे दैट विल बी इक्वल टू, यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा आपका, इट विल बी a1 प्लस a2। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो इंटेंसिटी रहेगी ओके आई मैक्स, तो इंटेंसिटी ऑफ ओके लाइट वेव एट अ गिवन पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम लोग बोलते हैं आई इज इक्वल टू व्हाट, के टाइम्स ए स्क्वायर। सो आई मैक्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम के टाइम्स व्हाट, आर मैक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम के टाइम्स a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया है, दिस इज योर इक्वेशन ए। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फाई का वैल्यू है, फाई का जो वैल्यू है ओके दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई तो ऑन, यानी ऑड इंटीग्रल ऑफ व्हाट, पाई। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे इवन इंटीग्रल था और यहाँ पे क्या है, ऑड इंटीग्रल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस फाई क्या हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, -1। और आपका जो रिजल्टेंट हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड रहेगा वो बन जाएगा आर मिनिमम। ओके, यस, तो दैट विल बिकम व्हाट, कैसे, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और cos फाई का वैल्यू क्या है, -1 है। okay? तो ये इंटू -1 यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस a1 a2। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है? तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं आर मिनिमम ओके इट विल बिकम व्हाट, a1 माइनस a2। ओके, ये क्लियर है? एंड जैसे हम लोगों ने आई मैक्स लिखा है वैसे ही यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट विल बी गिवन बाय ओके, सो आई मिनिमम विल बी इक्वल टू के टाइम्स ओके आर मिनिमम द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा के टाइम्स a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। लेट अस से दिस इज व्हाट, योर इक्वेशन बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है वो एक बार ना टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो के कांस्टेंट है वो लिया ही नहीं है, सिंपली उन्होंने क्या लिखा हुआ है ओके, तो आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो उन्होंने रेशियो लिया है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम।
तो के और के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपको मिला a1 प्लस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस ए टू द होल स्क्वायर। अब ये दोनों ही टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, दोनों को हम लोगों ने a2 से डिवाइड किया, ओके। यस, तो जब a2 से डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिला, a1 अपॉन ए टू को हम लोगों ने r बोल दिया, तो वो क्या है, इट इज एम्पलीट्यूड रेशो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओके, डिवाइडिंग, ओके, पहले तो क्या करो, ये जो स्क्वायर है उसको क्या करो, ओके, कंबाइन कर दो, ओके। तो आपको कैसे दिखेगा, तो दिस विल लुक लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू, कंबाइंड फॉर्म में, a1 प्लस ए टू अपॉन a1 माइनस ए टू द होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को a2 से डिवाइड करता हूँ, ओके, सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, a1 अपॉन ए टू प्लस वन होल अपॉन a1 अपॉन ए टू माइनस वन द होल स्क्वायर। और a1 अपॉन ए टू को उन्होंने क्या बोला है, दे हैव कॉल्ड इट एज r, दैट इज एम्पलीट्यूड रेशो। तो ये हो गया r प्लस वन अपॉन r माइनस वन द होल, ये आपको आ रहा है समझ में, उसको ही उन्होंने टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा है, ओके। यस, इज दिस क्लियर? यस, अगेन हम लोग बोलते हैं आई वन एंड आई टू आर इंटेंसिटीज ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स। अब ये जो है आई मैक्स और आई मिनिमम, तो ये इंटरफेरेंस होने के बाद वहां पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पॉइंट का क्या रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी रहेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल वेव्स है, ओके, तो जब उनका इंटरफेरेंस नहीं हुआ था तो हम लोग बोलेंगे उनके जो इंटेंसिटीज है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई वन एंड आई टू, ओके। तो जैसे रिजल्टेंट इक्वेशन हमको इस तरह से मिला था, ओके, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, ओके। यही इक्वेशन को अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, आई आर विल बी इक्वल टू वॉट, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव, ओके। ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्या यूज करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आई इज इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर, और ये वाला जो रिलेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू। अब अल्फा वन माइनस अल्फा टू को, ओके, आप यहाँ पे फाइव लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन यूज करके, ओके, आपको टेक्स्ट बुक का ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी लिया हुआ है, अगर आपको नहीं आता है सपोज, ठीक है, तो मैं वापस आपको सॉल्व करके क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। यस, एनीवे हम लोग बोलते हैं इफ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, सपोज आई वन आई टू, ओके, यानी इनिशियल इंटेंसिटी दोनों वेव की सेम रही, तो वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई आर इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आई प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई इंटू आई, यानी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा आई प्लस आई क्या हो गया, ट्वाइस आई प्लस टू आई कॉस फाइव। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस आई प्लस टू आई कॉस फाइव में से टू आई कॉमन निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में, वन प्लस कॉस फाइव, ये क्लियर है, ठीक है। यस, और इसको वन प्लस कॉस फाइव जो है उसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू, ओके, ये क्लियर है, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने क्या यूज किया, बेसिकली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, उससे आपको ये रिलेशन मिलता है। तो ये रिलेशन यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, आई आर विल बी इक्वल टू वॉट, फोर टाइम्स आई कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू, ठीक है, एंड आई मैक्स विल बी इक्वल टू वॉट, फोर टाइम्स आई, एंड आई मिनिमम विल बी इक्वल टू वॉट, जीरो, ठीक है। तो इसका हम लोग एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम रह गई, यानी आई वन विल बी इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई, तो ए वन विल बी इक्वल टू ए टू, ये आपको आ रहा है समझ में। अगर ए वन इक्वल टू ए टू है तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो, बिकॉज ए वन माइनस ए टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो आई मिनिमम क्या हो गया है, जीरो, एंड आई मैक्सिमम जो है, तो आई मैक्सिमम का इक्वेशन क्या मिला है हमें, ओके, तो मैं बोलूंगा आई मैक्सिमम इज नथिंग बट इक्वल टू के टाइम्स ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर। तो अगर ए वन और ए टू क्या है, इक्वल है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू ब्रैकेट ट्वाइस ए द होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका, ओके, के इंटू फोर टाइम्स ए स्क्वायर, फोर बाहर ले लो, आपको क्या मिलेगा, आई मैक्स इज इक्वल टू फोर के ए स्क्वायर, ओके, और यू कैन से आई मैक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स के ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू फोर टाइम्स आई, ठीक है। यस, तो इस तरह से आपको आई मैक्स फोर टाइम्स आई मिलता है और आई मिनिमम क्या मिलता है, जीरो।
ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा डेरिवेशन है, ओके, हम लोगों ने काफी डिटेल में लिया है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ग्रुप पे क्या करना है, आपकी क्वेरी पोस्ट करनी है, ठीक है। यस, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो मैं क्या करूँगा, डिटेल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। यस, तो उसमें आपको कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आपने क्या करना है, मुझे पूछना है, ठीक है। तो एनीवे, फॉर टुडे विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर, ओके।